Let there be light, and there was light. God's first act of creation. ये मैं नहीं कहता, इट वॉज रिटन इन द बाइबल, होली बाइबल, जेनेसिस के कुछ पार्ट में ये लिखा हुआ है कि भगवान का सबसे पहला एक्ट ऑफ क्रिएशन जो था, दैट इज द लाइट. लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट. एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बोला है कि आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ टू नो व्हाट इज लाइट. मैं अपना सारा जीवन प्रकाश को जानने में लगा दूंगा. बट एट द लास्ट ऑफ हिज लाइफ, लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, he says the man who says he knows what is light, he is a liar. अगर कोई ये कहता है कि वो जानता है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो वो झूठा है. कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ प्रकाश के साथ में इंटरैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लाइट को समझने की एक छोटे से छोटे स्टेप ले सकते हैं. और यही हमारे यहाँ पे पढ़ने का उद्देश्य है. देखो, हर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बहुत छोटे और बड़े बड़े गोल्स या टारगेट्स होते हैं. जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है, बट उसमें जो बीच बीच में पार्ट है ना, जिसमें जैसे लाइट आया, मैग्नेट आएगा, मोशन है, कैलकुलस है, इन सारे पार्ट के साथ साथ में हम हमारे नेचर को, हमारे यूनिवर्स को, और रिलीजियसली बोले तो हम हमारे स्क्रिप्चर को जानने की कोशिश करेंगे. क्या लिखा है एंशिएंट टेक्स्ट में लाइट के बारे में? ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश को सबसे पहले हमने ही देखा और हमने ही उससे इंटरेक्ट करना और हमने पढ़ना शुरू करा. हमसे पहले भी कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं. भारत तो इतिहास भरा हुआ है ना. इंडिया की ही बात नहीं कर रहे, आप ग्लोबली देखोगे तो हर जगह, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वो मैंने दिया है बाइबल से, जेनेसिस से, कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट. तो अगर आप इस वाले इवेंट को देखें तो मान लो कि जैसे मैंने यहां बोला कि लाइट आ जा, और लाइट आ गई. देखो, लेट देयर बी लाइट एंड देयर इज लाइट. तो अब इसमें लाइट का क्या रोल है? देखिए, आप यहां आपको जो भी चीजें, ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, विजिबल हैं, उन सबको दिखाने के लिए लाइट का होना जरूरी है. यहां सब था, एवरीथिंग वाज देयर. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने लाइट के आने से पहले और बाद में यहां पर कुछ डिफरेंस किया है, बट अब यहां पे हमें वो चीजें विजिबल होने लग गई हैं. वी कैन इंटरैक्ट विद दैट. हमारी आईज तक वो सेंसेशन आ रहा है. और ज्यादा पर्टिकुलरली बोले, स्पेसिफाई करके बोले तो लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आईज पे आ रही है और हमारे ब्रेन तक किसी न्यूरॉन्स के हेल्प से सिग्नल को ले जा रही है, और जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, उसका रिजल्ट है कि हमें हमारे आसपास की सारी चीजें विजिबल हो रही हैं. बट अगर आप बोलो कि लाइट को मैंने देखा, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है. ठीक है. अर्ली क्लासेस में आपने कहीं पढ़ा हो तो ऐसा ही बोला जाता था कि लाइट खुद इनविजिबल रहते हुए हमारे लिए चीजों को विजिबल बनाती है. इस रूम में स्विच ऑन और ऑफ करने के बीच के दौरान जो हुआ, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा होगा, है ना. लाइट के जो पहले यहां था उसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डार्कनेस. वो अंधेरा है. उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइट का सोर्स ऑन करना है. यहां पे हमारे लिए ये सोर्स ऊपर है, तो इस सोर्स की हेल्प से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आई. तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने जो रिफ्लेक्शन देखा था, उसको मैंने समझाने के लिए अपने पुरानी बातों के साथ इसको रिलेट करा है. आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो. क्या है लाइट? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन. और देखने के लिए बच्चों जिस चीज की और भी ज्यादा जरूरत होगी ना, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा. इसके बगैर हम देख नहीं सकते.
आप बोलो कि हम आंखों के बगैर नहीं देख सकते, ओके, दैट फाइन। हम लाइट के बगैर भी नहीं देख सकते, हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी नहीं देख सकते। अगर लाइट है, बट वो ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल एयर। अभी मेरे और आपके बीच में, कैमरे के बीच में, क्लास के बच्चों के बीच में जो भी कुछ है, हमें वो विजिबल नहीं है, हम उसको नहीं देख पा रहे। हम किसको देख पा रहे हैं? रास्ते में आने वाली चीजों को। मैं अपनी पोजीशन जानबूझ के इसलिए करूं ताकि आपको पता चले कि आपकी आंखों का इंटरेक्शन किस किस जगह पे हो रहा है, और जो प्रोसेस इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, उसी को हमने क्या बोला है। देखो, लाइट आई, इस सरफेस के साथ इंटरेक्ट करी, और ये वापस चली गई, जिसको हमने यहाँ पर बोला कि वो क्या है? वो एक ऐसा सरफेस है जिसके साथ हम इजीली दूसरे मीडियम में जाने की चिंता करे बगैर इंटरेक्ट कर पाते हैं, दैट इज एन ओपेक सरफेस। इसको यहाँ पर अगर हमने पॉलिश करी है तो इसी चीज को अपन बोलते हैं मिरर। जस्ट पुरानी क्लास का रिवीजन है ये, मैं उसी के से बारे में बात कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये तीन कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे, और एक रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ क्या है? कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर ये रे को सीधे जाने का मौका मिलता, रास्ते में कोई नहीं आता, तो ये ऐसे जाती। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। अपने रास्ते से कितना भटकी है ये रे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर, at the point of incidence, and the reflected ray all lies in the same plane। ये सभी एक ही प्लेन में मिलने वाले हैं। प्लेन मिरर के बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं है। बस हमें एक साइड को क्या करना है? सिल्वर यानी कि पॉलिश, ताकि रे दूसरे मीडियम में ना जाए। जस्ट पॉलिशिंग द मिरर। तो दूसरा सरफेस कैसा बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग का मतलब हो गया वो सरफेस अब हमारे साथ जब रे उस पर आएगी तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ नहीं जाने देगा, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरफ हम हैं वो वहीं आएगा। जस्ट ओनली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था यार। दूसरी तरफ ओपेक है। ओपेक का मतलब मैंने बताया आपको, जिससे रे आर पार नहीं हो सकते। टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। इरेगुलर और रेगुलर में जो डिफरेंस है वो भी हम बात कर चुके हैं। कैसा रिफ्लेक्शन है वो, इरेगुलर का क्या मतलब होता है और रेगुलर का क्या मतलब होता है। इरेगुलर का मतलब है कि आपको वो जो रे है ना, वो कैसे जाती हुई दिखेगी? सीधे सीधे पैरेलल आई और गई। जबकि दूसरी जो रे है वो कैसे आएगी? दूसरी रे आएगी वो रफ सरफेस पर आएगी। और रफ सरफेस पर आने का क्या मतलब हो गया? आई, और बिना किसी ध्यान रखते हुए कि मुझे पहले वाली रे कहाँ गई थी, उसी डायरेक्शन में वापस जाना है। ये तो तय है, बट जाना कहाँ है ये तय नहीं है। इसका इसने कोई फिक्स नहीं कर रखा। इसको फिक्स नहीं कर रखा। फिक्स किसको कर रखा है इसने? सिर्फ वापस उसी मीडियम में जाने वाली बात को। देखो, इसमें अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपका इंटरेक्शन वीडियो के साथ बना रहे, आप देखते रहो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको आसपास लाइट दिखनी चाहिए। जितनी क्लियरली आप अपने आसपास लाइट देख पाएंगे उतना ही इजी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी? कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी, याद आई? वो प्रॉपर्टी थी कि हमारी लाइट लेटरल इन्वर्जन करती है।
इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेम साइज का बनाती है। क्यों बनाती है? ये दोनों ऑब्जेक्ट जितने बराबर है, ये है ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और ये है इमेज। आप इसको टच नहीं कर सकते, इस बाइसेप को टच नहीं कर सकते इसको। जितना ये इससे डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस इसका मिलेगा। इसका जो ये राइट है, वो राइट वाला इधर की तरफ का राइट है ना, तो ये राइट आपको यहां दिख रहा है। देखो, इस राइट का पोजीशन ये वाला हो गया, और ये जो लेफ्ट है एल, वो आपको इस तरफ दिख रहा है। यानी इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन है ये? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब हो गया राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना देने वाला इन्वर्जन। सेम साइज का बनाएगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात में। लेटरली इन्वर्टेड बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। कोई अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ में खड़ा है, सोचो ये 8 मीटर है, तो इसका इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा इसका डिस्टेंस? 8 ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप कितना है, तो वो कितना है? 16। अब ये डिस्टेंस जो था वो है 8। अब ये भाई साहब यहां से चल के आ गए आगे 2 मीटर, तो नया डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। राइट। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो इसका मतलब इसकी नई पोजीशन जो हो गई वो ये वाली हो गई। अब कुल मिलाकर जो गैप पहले था वो कितना था? 16। और अब कितना है? 12। पहले 16 था, अब 12 था। तो अब गैप में चेंज कितना हो गया? 4 मीटर। मतलब आप सोचो, जितनी आपको मैथ्स आती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, सब आप इसमें लगा सकते हो। में कोई भी ऐसा खतरनाक काम नहीं है। वो पास आएगा तो इसकी इमेज भी पास आएगी, है ना? 6 मीटर हो गया तो वो भी 6 मीटर हो गया। देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का गैप देखो, आपको इससे बड़ी अच्छी। देखो, अगर आपको कभी ये चेक करना है कि आप किसी भी रूम में हो, चेंजिंग रूम में, और उसमें मिरर लगा है या ग्लास लगा है, तो वो ग्लास मिरर है या जस्ट एक ग्लास है, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। तो आप अपने पहले तो चेक करना अपने बाथरूम मिरर के साथ या मेकअप मिरर के साथ। जब आप उस पे अपने पेंसिल का टिप टच करोगे ना, तो उसका एंड, उसका जो टिप है वो भी आपको कुछ गैप पे दिखेगा। ठीक है। बट अगर वो नॉर्मल ग्लास हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, मतलब आपको कोई देख सकता है, आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते, तो इन दैट केस का मतलब कोई आप पे स्पाइंग कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हमने अभी करी ना बच्चों, वो प्लेन मिरर की है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए भी देना चाह रहा था अगले टॉपिक का, कि अगले टॉपिक तक आने से पहले आपका एक बेसिक तैयार हो जाए, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में प्लेन मिरर ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे कौन सा मिरर आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग? वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में एज इट इज लगेंगे। स्फेरिकल मिरर में क्या चीजें होगी वो आप देखिए थोड़ा सा। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और एक को बोलेंगे
कॉनकेव मिरर। इनके नाम पे जाना, आपको इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है? कॉन्वेक्स। अच्छा, इससे नहीं, इसके आइडिया से देखो, ये क्या है? कॉनकेव, कैविटी। अब बोला ये भी ऐसा हो सकता है, हाँ, बट मिरर के इस बात से मिरर बनता है कि उसमें पॉलिश कौन सी तरफ है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो हम यहां पॉलिश करते हैं और लाइट यहां से आती है, ऐसे। ये लाइट के आने का तरीका है। और अगर इस तरह से पॉलिश की गई है और लाइट ऐसे ही आ रही है जैसे ये भाई, दाल का चमचा होता है ना, जिससे दाल अपन कटोरी में करते हैं, बाउल में करते हैं, उसका वो साइड गौर से देखो। एक नया बिल्कुल चमचा लेना, उसका वो साइड गौर से देखो जिसमें दाल रहती है, हॉलो, हेमीस्फेरिकल, जिसका एरिया है 2 पाई r², 4 पाई r² का हाफ। तो उसके सरफेस को अगर आपने देखा है और ऐसे रख के देखा अपने फेस के सामने, तो जिस मिरर का आप सामना कर रहे हो वो मिरर कौन सा है? वो है कॉनकेव मिरर। सॉरी, कहाँ कॉनकेव मिरर, वो है कॉनकेव मिरर, कैविटी लाइक, जैसे एक केव, गुफा जैसा। अब उसी कटोरे को उल्टा कर दो, उसी चमचे को दूसरी साइड से देखो, वो जो उसका उभरा हुआ पोर्शन है ना, उसको देखना है। अगर आप उसको देखोगे तो वो जो मिरर है बच्चों, वो मिरर हमारा कौन सा मिरर है? वो मिरर है कौन वैक्स मिरर। और दोनों बने एक स्फेयर से ही है। देखो, इस चमचे वाले एग्जाम्पल को जरूर समझ के देखना, भूलना नहीं। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कॉनकेव बन गया। देखो, एक तरफ कॉनकेव बनेगा और एक बार कॉन्वेक्स बनेगा। और बने किससे दोनों? किसी एक स्फेयर से। और जो स्फेयर से बने हैं, अब अपने दिमाग में स्फेयर से रिलेटेड बात लेके आओ, यानी कि मैथ्स चली गई, ठीक है, फिजिक्स की बात यहां पर हो गई, बट अब मैथ्स आ गई। और मैथमेटिक्स का क्या अपन ने बोला? जैसे स्फेयर लिया, तो स्फेयर का आधा मैंने यूज करके बताया आपको, 4 पाई r² का हाफ, 2 पाई r², दैट इज इट सरफेस एरिया। नहीं, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा आर। उस रेडियस का यहां पर हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना आपने उसका हिस्सा लिया, जितनी बड़ी आपने कटोरी ली, जितना बड़ा आपने कटोरा लिया, कुछ लोग दाल छोटे छोटे कटोरियों में लेते हैं, बाउल्स में, और कुछ बड़ी सारी लेते हैं अगर आपकी फेवरेट सब्जी बनी तो। जिस चीज का अंतर पड़ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर से फर्क क्या पड़ेगा? अपर्चर से फर्क इस बात, ओ सोचो आप, अपर्चर से क्या फर्क पड़ेगा? छोटी कटोरी हो, बड़ी कटोरी हो, फर्क किस बात का पड़ेगा? दाल का। ऑब्वियसली दाल का फर्क पड़ेगा। भाई, आपने एक टेनिस बॉल को बीच से काटा, आधा, तो अब आपके पास वो आधी है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मुझे इसमें से एक रिंग चाहिए, सिलेंडर चाहिए छोटा सा, तो आपने उसको थोड़ा सा और काटा। अब जब आपने उसको काट लिया, जैसे देखो मैंने ये इसको बनाया और मैंने इसको यूं कट करा, ये तो आधा हो गया, यानी कि ये क्या है? इसका डायमीटर। और मैं डायमीटर के अलावा अगर कोई और कॉर्ड ले लूं और मैं बोलूं कि ये है एक, और एक ये है, अब बताओ दोनों में कौन सा अपर्चर ज्यादा है, किस में दाल ज्यादा आएगी? ये तो इतना सा कटोरा निकला ना, ये वाला तो पिछली से ऊपर वाले में ज्यादा आएगी, तो इसको हम बोलते हैं अपर्चर। फिर डिजाइनिंग पे फोकस करना और कुछ नहीं है। दूसरा देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका, फंडामेंटल, बुक से नहीं, पढ़ाई में आता है ये। रे ऑप्टिक्स, जितना ज़्यादा आप डायग्राम समझोगे बनाओगे उतना जल्दी ही क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हो, पर ध्यान रखना, अगर हम पॉलिश के दूसरी तरफ, प्रैक्टिकली सोचो, आपका कैमरा इधर फेस कर रहा है और आप यहाँ आके खड़े हो, ठीक है,
अब ये मत कहना कि हमारे पास आगे पीछे कैमरा वाला है, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा, आजकल सबके पास होता है वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आप इसको मिरर सोचो, आप मिरर में शक्ल देखना चाहते हो, मिरर में आप अपनी इमेज देखना चाहते हो, तो आप कहाँ खड़े होगे? ऑब्वियसली मिरर के पीछे तो नहीं खड़े होगे ना। कोई चीज़ है जिसका एक ही तरफ है ट्रांस रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ नहीं है, तो आपको दूसरी तरफ खड़ा होना पड़ेगा एक तरफ, तो आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं रख सकते, आपको शेप के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ऑपेक सरफेस, ये बाकी लाइट आएगी इधर से, इसमें भी लाइट ऐसे ही आएगी, ये जैसे जा रही है ना, जिसके जो इमेज फॉर्मेशन है ये अपन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ इसको डाइवर्जिंग बोला है। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई वायलेशन नहीं है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सेम मीडियम में जाने की बात हम जरूर करेंगे, हम आई इक्वल टू आर को नहीं भूलेंगे, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इससे नॉर्मल से। अब बोले इसमें तो देखो यहीं पे नॉर्मल बनेगा, इसमें ये यहाँ पर बनाया आपने टेंजेंट और ये नॉर्मल बना, ये जो एंगल आई है ये एंगल आर है, यस और नो? डेफिनेटली यस। तो अब ये लाइट ऐसे आई, दूर ऑब्वियसली इधर तो नहीं जा सकती, तो ये क्या कर रही है, फैल रही है, तो ध्यान रखना हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है? शक्ल पे मत जाना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो हमने इनकी शक्ल के आधार पे नाम रखा, और इसका जो नेचर है वो क्या है, डाइवर्जिंग। ये मैं क्यों याद रखने को बोल रहा हूं, ये लेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब इसमें सोचो, दूसरे वाले में लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके वापस से, अब इसमें क्या हो गया, यहां से ये वाली लाइट आई देखो, और रिफ्लेक्ट होके सीधी चली गई, ये आई, यहां पर हमने ये नॉर्मल बनाया, ये एंगल आई और ये एंगल आई, इन सबका फॉर्मेशन बताऊंगा मैं पूरा, जस्ट यहाँ पर आपको ब्रीफ कर रहा हूँ अगली क्लास के लिए, भाई कनेक्शन वाली क्लास बहुत जरूरी है। तो ये कैसा मिरर है, ये है कन्वर्जिंग मिरर, एक है डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग कहाँ यूज हो रहा है, कन्वर्जिंग कहाँ यूज हो रहा है, अपने आसपास देखो, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट पास रखना है, अभी अभी जैसे मैंने आपको चमचे का एग्जांपल दिया, तो चमचे में ऐसे देखोगे, खुद आपने ऑब्जर्व करना, चमचे में आपने ऐसे देखा तो अलग टाइप की शक्ल दिखेगी, और उस कटोरे को चमचे को उल्टा करके देखा, पीछे की तरफ से देखा, तो आपको अलग टाइप की शक्ल दिखने वाली है अपनी, खुद ही ऑब्वियसली, और किसी का तो क्या दिखेगी। तो जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर है एक हमारे पास, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस स्फेयर से इसको बनाया गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो इसका रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, इसका जो यहाँ का मीटिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेयर, और जिस लाइन की अपन ने यहाँ पर बार बार ड्राइंग कर रहे हैं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन मत याद करना, डायग्राम समझना, याद करने का काम फिजिक्स में बहुत कम है, याद करने का ज़्यादा हिस्सा अपना बायो, अपने केमिस्ट्री के लिए रखो, रिएक्शंस और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी याद करनी है, यहाँ सिर्फ आप डायग्राम बनाओ और उस पर समझो। अब आपने एक डायग्राम बनाया, आप चार डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, चार इसमें बनाई नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, जिस मिरर का ये पार्ट है उसका सेंटर, जिस मिरर का, सॉरी स्फेयर का ये पार्ट है उसके सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस के लिए आपने पॉइंट मार्क करा है ऑन द स्फेयर, दैट इज कॉल्ड पोल, स्फेयर के उस पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी, कि जो भी सारी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाएंगी
एक कॉमन पॉइंट पे जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। कॉनकेव मिरर के लिए। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें तो फैल रही है, तो जहां से जाती हुई लगेगी, देखो अपीयर्स टू बी, फैल गई ना, तो ये तो यहां से चली गई। तो ये है हमारा वर्चुअल, जो मिरर के अंदर की तरफ जाएगा उसको अपन वर्चुअल बोल देंगे। ये क्या है? रियल। एक है रियल, एक है वर्चुअल। Concave mirror, the reflected rays meet at the point F on the principal axis. Appears to come from a point. Appears to come from a point. बट होनी क्या चाहिए? पैरेलल। अब एक बहुत सिंपल सी बात है ना, इसी डायग्राम से याद करो, समझो। मतलब कि अगर मान लो कोई रे फोकस से जाती है, यानी ऐसे, तो खुद सोचो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी? डेफिनेटली वो पैरेलल हो जाएगी। है ना मजेदार बात? फोकस से आने वाली सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल आने वाली रेस फोकस से जाएंगी। ये जाती हुई लगेगी। लगेगी फॉर वर्चुअल बोलते हैं हम। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इसका क्या एग्जाम्पल है वो अपन और आगे देखेंगे। फोकल लेंथ, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब एक रिलेशन हमको यहाँ पे याद रख लेना है कि एफ होता है r/2। बहुत ही सिंपल सा है, एफ इक्वल टू r/2। आपको स्फेयर का रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपको फोकस दिया 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 इंटू 220। अब इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सिंपल सा देखें, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, इसका फोकस क्या होगा? 16। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? एफ इज इक्वल टू r/2। अब बोलो इस टाइप की प्रॉब्लम, हाँ ये ऑब्जेक्टिव वाली प्रॉब्लम है, एमसीक्यू, और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है। देखो, फोकल लेंथ है 20, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? 40। तो एक बात मैंने आपको बोली थी, नहीं भी बोली हुई तो बोल रहा हूं, आप इसको याद रखो। क्या है वो बात? कि अगर आपके एमसीक्यू में कोई ऑप्शन है जिसको आपको लिखना है ए या बी, तो सिर्फ ए और बी मत लगा देना। सीबीएसई 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली। आपको वहां पर ऑप्शन लिखना है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो आपने आंसर देखा 40 सेंटीमीटर, आपने ऑप्शन लगा दिया बी पे टिक, 40 सेंटीमीटर। नो, बी लिखो, और फिर बी लिखो, और बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने आपका हाफ एन आवर लिया, पर हाफ एन आवर का लेने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम जब इसका अगला क्लास पढ़े, ये ब्रिज क्लास है, ठीक है, मैं वापस से स्फेरिकल मिरर डिटेल में पढ़ेंगे अपन। पर इसमें मैंने क्या करा है, प्लेन मिरर को तो समअप करा और स्फेरिकल मिरर का स्टार्ट करा। ठीक है, इसी अप्रोच से पढ़ेंगे तो हमारे क्या सारे जो पॉइंट्स है ना, नट बोल्ट है, वो टाइट होते रहेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।